स्वागत है आपका हमारे चैनल इंटेलिजेंट एरा पे। तो फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा था। पार्ट 1 वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चन डिस्कस करे थे जो 2016 के थे, मैंने आपको बताए थे। ऐसे ही अब मैं पार्ट 2 लेके आया हूँ जिसमें मैं यहाँ पे 2017 के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो स्टूडेंट एक बात मैं आपसे पहले बता दूँ कि अगर आप लोगों ने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी है तो जाके देखो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ऐसे ही फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की वीडियो भी मैं बना चुका हूँ। तो 2023 के एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वो भी जाके आप देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मैं दे दूंगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं यहाँ पे पार्ट नंबर 2 वीडियो की, जो वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है उन स्टूडेंट के लिए जिनकी अभी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है। आप लोगों को पता होगा कि भैया हमारी जो भी वीडियो आ रही है वो विद नोट्स आ रही है, यानी कि प्रॉपर लेवल से आपको यहाँ पे आंसर बताए जा रहे हैं। तो आपको कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, बस इस वीडियो को ढंग से देख लो और इसकी तैयारी कर लो, आप लोगों का काम बिल्कुल बन जाएगा। तो अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, शुरुआत के क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, एक नंबर वाले हैं, तो मैं इसलिए फटाफट से देख रहा हूँ। ये कह रहे हैं कौन सी परिस्थिति में किसी गतिमान आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आरोपित बल शून्य हो जाता है। ठीक है, तो वैसे तो ये 1 मार्क्स में पूछा गया क्वेश्चन था, तो आप लोग डायरेक्ट इसका आंसर भी लिख सकते हो, लेकिन अगर आप इस तरीके से लिख के आओगे तो ये एक वेल बिहेव और बिल्कुल अच्छा आंसर होगा। ठीक है, क्या होता है, हमें पता है कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पे जो बल लगता है वो कुछ ये लगता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, लॉरेंज बल, QBB साइन थीटा। अब यहाँ पे थीटा जो एंगल होता है वो होता है वेग के बीच का और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का, यानी कि जो आवेश आपका गति कर रहा है, ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको हम लोग कहते हैं थीटा एंगल। तो अगर मैं यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 और 180 लगा दूंगा तब साइन थीटा जो है, यानी कि साइन 0 और साइन 180 का मान क्या होता है, ये 0 के बराबर हो जाएगा, इसलिए लगने वाला बल शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में प्रवेश कर रहा होगा, क्योंकि थीटा एंगल यहाँ पे 0 डिग्री है। 0 डिग्री का मतलब कि जो बी वेक्टर है उसकी दिशा और वी वेक्टर की दिशा दोनों की सेम डायरेक्शन होगी, तभी थीटा 0 होगा। और 180 में दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, यानी कि वी मैं मान लूँ इधर और बी इधर। तो या तो समांतर या प्रति समांतर जब वो प्रवेश करेगा चुंबकीय क्षेत्र में तब उस पर लगने वाला बल 0 होगा। तो इस तरीके से आपको इसका आंसर लिख के आना है। वेरी सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं वेबर के अतिरिक्त चुंबकीय फ्लक्स की इकाई वोल्ट इंटू सेकेंड हो सकती है, कैसे। तो मैं यहाँ ये प्रूफ कर रहा है कि यार ये वेबर जो है वो वोल्ट इंटू सेकेंड है और ये चुंबकीय फ्लक्स की इकाई है, यानी कि मात्रक है। तो सिंपल सी चीज़ हमें पता है, फैराडे का जो सेकेंड नियम होता है वो होता है E=-NdΦ/dt। फैराडे ने अपने सेकंड नियम में बोला था ना कि जो प्रेरित EMF है वो फ्लक्स परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होगा, तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिख दी। अब अगर मैं इनके मात्रक लेता हूँ तो प्रेरित EMF का मात्रक वोल्ट होगा और d जो है वो फ्लक्स में परिवर्तन है, यानी कि वेबर होगा मात्रक, और dt टाइम, यहाँ से ये दोनों मल्टीप्लाई में आ जाएंगे तो अपने पास वेबर बराबर वोल्ट इंटू सेकेंड आएगा, जिससे हमें ये साफ पता चलता है कि हाँ भाई वेबर का एक और मात्रक होता है वोल्ट इंटू सेकेंड। क्लियर, इतना कर दोगे टीचर बिल्कुल 1 नंबर दे देगा आपको और बिल्कुल सही आंसर आप करके आओगे। सेकंड, फिर से थर्ड क्वेश्चन को देखो जरा, क्या क्वेश्चन है, इजी है। किसी परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान 10 एम्पियर है, तो वर्ग माध्य मूल मान क्या होगा ये बताना है आप लोगों को। ठीक है, तो शिखर मान अगर आपको पता होगा तो हम लोग I0 से रिप्रेजेंट करते हैं धारा के शिखर मान को, और अगर वोल्टेज का शिखर मान होता तो V0 से प्रकट करते हैं। तो हमें यहाँ पे I0 गिवन कर दिया है इसने क्वेश्चन में। हमसे कह रहा है धारा का वर्ग माध्य मूल, यानी कि RMS रूट मीन स्क्वायर वैल्यू फाइंड करनी है हमें किसकी, करंट की। तो यहाँ पे सिंपल सा एक फॉर्मूला ये वाला आपको याद होना चाहिए जो इंपॉर्टेंट रहेगा आपको एग्जाम के लिए हर तरीके से। I0=IRMS/√2। यहाँ से मेरे को IRMS के लिए क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई में ले जाऊँगा और I0 की वैल्यू 10 आए और √2 अपना चली रहा है, तो IRMS सिंपल से ही आ जाएगा। तो इसमें कुछ भी ऐसा कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये सब 1 नंबर के। नेक्स्ट क्वेश्चन भी 1 नंबर का है। ये कह रहा है 1 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य वाली वैद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति कितनी होगी, ये बतानी है। तो गिवन में हम लोगों को लैम्डा गिवन है, तरंग दैर्ध्य 1 एंगस्ट्रॉम। अब एंगस्ट्रॉम है, इसको कन्वर्ट कर लेंगे किस में, मीटर में, तो 10⁻⁻10 से गुणा होती है, पता होना चाहिए 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर। तो बस ये कर दिया। अब सिंपल सा फॉर्मूला, चूंकि आवृत्ति म्यू बराबर C/λ होता है। C प्रकाश की चाल जिसकी वैल्यू इतनी फिक्स होती है, पेपर में भी दी होगी लेकिन याद भी होनी चाहिए, और लैम्डा की वैल्यू ये लगा दी। बस कुछ नहीं करना, ये ऊपर आके प्लस का हो जाएगा, तो 8 में 10 जोड़ोगे प्लस का तो 18 आ जाएगा, इतने हर्ट्स। सिंपल क्वेश्चन था।
1 मार्क्स के लिए। अगला कह रहा है समतल कांच की प्लेट की फोकस दूरी और क्षमता क्या है, ये बतानी है। तो सिंपल सी चीज़ है, समतल कांच की प्लेट की फोकस दूरी अनंत होती है और इसलिए उसकी जो क्षमता है वो शून्य होगी, क्योंकि जो फोकस दूरी होती है वो क्षमता का उल्टा होता है ना, ठीक है। यहाँ P बराबर 1/f बोल दो या F बराबर 1/p। तो अगर फोकस दूरी अनंत है और किसी चीज़ को अनंत से भाग लगाओगे तो आंसर कितना आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। ये चीज़ है, सिंपल है, याद करने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर क्षेत्र की जो तीव्रता और विभव है वो 16 न्यूटन पर कूलाम और 8 जूल पर कूलाम है। यानी कि इतना क्वेश्चन पढ़ के मुझे पता चल गया कि इसने एक पॉइंट है कोई, उस पॉइंट पे तीव्रता भी गिवन कर दिया और क्या गिवन कर दिया, विभव भी गिवन कर दिया। तो फटाफट से गिवन में हमने E और V दोनों लिख दिए जो गिवन थे। कह रहे आवेश का परिमाण और बिंदु की आवेश से दूरी बताओ। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारे पास जो आवेश है वो हमने Q मान लिया और जो दूरी है वो कितनी है, R दूरी है। तो सिंपल सी चीज़ है, E और V जब पता हो और दूरी पूछ रहा हो तो बस ये वाला फॉर्मूला दिमाग में आना चाहिए जो कि होता है E बराबर V/R के, ठीक है। सिंपल फॉर्मूला है विद्युत क्षेत्र और विभवांतर में संबंध, E बराबर V/R, और बहुत ईजी है निकालना, ठीक है। अब यहाँ हम वो तो नहीं कर रहे, E पता है, V पता है, R आ जाएगा आसानी से 0.5 मीटर, ठीक है। इसके बाद ये क्वेश्चन में आवेश का मान पूछ रहा है, तो अब आपके पास दो तरीके हैं। चाहे तो आप E के फॉर्मूले से यानी कि ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके R निकाल लो, या फिर जैसे मैंने ये वाला V वाला फॉर्मूला यूज़ करा है, क्योंकि मुझे पता है यहाँ स्क्वायर नहीं आ रहा तो जल्दी कर दूंगा मैं सवाल, इसलिए मैंने इस फॉर्मूले से करा है। विभव का जो फॉर्मूला होता है वो 1/4πε0 Q/R होता है। तो Q की वैल्यू हमें नहीं पता, R की वैल्यू और इसकी वैल्यू पता ही होती है और V की वैल्यू पता ही है। यहाँ से आसानी से हमें क्या करना है, R की वैल्यू निकाल लेनी है। देखो यहाँ R रह गया था तो इस मल्टीप्लाई में सही है, Q की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो हम यहाँ से Q की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, जो इतना कुछ आएगा सॉल्व आसानी से कर सकते हो आप, ठीक है। थोड़ा सा शोर बाहर से आ रहा होगा क्योंकि इस समय बस तो वैसे 9:30 रहे हैं, 9 बज रहे हैं मतलब, ठीक है। लेकिन मोहल्ले के कुछ बच्चे हैं, उनको बस खेलना, थोड़ा खेलते रहते हैं वो, तो इसलिए शोर आ रहा होगा इधर उधर से, तो इसके लिए डिस्टर्बेंस के लिए माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। ये अगले क्वेश्चन को एक बार ढंग से पढ़ लो। कह रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्ताकार चालक लूप में 10 एम्पियर की धारा बह रही है। लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करिए। देखो ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर 2023 एग्जाम, ठीक है। आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये वृत्ताकार लूप के लिए आपसे पूछ रहा है, ऐसे आपसे नॉर्मल करंट के लिए पूछ सकता है, एक वायर में अगर धारा बह रही है, तो ये याद करके जाने आपको इसके फॉर्मूले वगैरह। फॉर्मूला भी इसी क्वेश्चन है। गिवन में अगर देखें तो त्रिज्या दे रखी है सेंटीमीटर में, कन्वर्ट कर लिया मीटर में, -2 से मल्टीप्लाई करके। धारा 10 एम्पियर बह रही है, तो एक इस तरीके से मैं अपने को वृत्ताकार लूप दी हुई है जिसमें 10 एम्पियर की धारा बह रही है और त्रिज्या इसकी कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो चुंबकीय क्षेत्र पूछ रहा है इसके सेंटर में, केंद्र पर। तो हमें पता है फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला होता है ये B बराबर μ0I/2R। अब यहाँ पे मुझे सारी वैल्यू पता है, बस B का मान लगाना है। μ0 की वैल्यू होती है 4π × 10⁻⁷। I की वैल्यू 10 दे रखी है, 2R की जगह वैल्यू लगा दी, सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया, ठीक है। अब इजी तरीके से हमें सॉल्व कर लेना है, कोई ज़्यादा इसमें चक्करबाजी नहीं है और आसानी से कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो है तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्योंकि PYQs के क्वेश्चन है ये, लेकिन ये वाला क्वेश्चन भी इस साल के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये कह रहे हैं वायु के सापेक्ष कांच व पानी का अपवर्तनांक इतना है, यानी कि आपको वायु के सापेक्ष कांच और पानी का अपवर्तनांक गिवन कर दिया, ठीक है। फिर कह रहे हैं कांच के एक द्वितल लेंस की वायु में फोकस दूरी इतनी है, तो पानी में उसकी फोकस दूरी क्या होगी। क्वेश्चन समझ में आया। इसने कहा एक नॉर्मल अपने पास द्वितल लेंस है, मैंने ये मान लिया, ठीक है। इसकी वायु में फोकस दूरी कितनी दे रखी है मुझे, 20 सेंटीमीटर। कह रहा है अब इसको उठा के एक पानी वाले अपवर्तनांक में डुबो दूँ या पानी में डुबो दूँ, तो बताओ इसकी फोकस दूरी में क्या परिवर्तन आएगा और कितनी होगी, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले तो गिवन लिखना है अपने को सॉरी गिवन में सबसे पहले हमें कांच और वायु पानी का अपवर्तनांक दिया हुआ है, तो मुझे ये लिखना आना चाहिए ANG और ANW, ठीक है। ANG का मतलब है वायु के सापेक्ष
ग्लास यानी कि कांच का अपर्तनांक, ठीक है, जिसके सापेक्ष निकाल रहे होते हैं उसको नीचे लेके आते हैं। जैसे आप वायु की बात हो रही है तो एयर नीचे आ गया और जी थोड़ा ऊपर की तरफ चला गया, ठीक है, ए एन जी मतलब ऐसे इस तरीके से। ऐसी बात हो रही है वायु के सापेक्ष पानी की, वाटर, तो ए एन डब्ल्यू। तो यहाँ पे ये दोनों चीज़ हमने नोट कर ली। फिर वायु में फोकस दूरी दे रखी है ये चीज़। तो अब मुझे लेंस मेकर फॉर्मूले का यूज़ करना है। यहाँ पे सिंपल सवाल है, ऐसे समझ लो पेपर में इस तरीके से करके आना है आप लोगों को। वायु के लिए अगर मैं बात करूँ तो फॉर्मूला देखो, लेंस मेकर फॉर्मूला होता है 1/f बराबर n - 1 R1 - R2, ये फॉर्मूला होता है नॉर्मली लेंस मेकर फॉर्मूला। अब वायु के लिए बात हो रही है तो उसका अपर्तनांक ANG है -1, त्रिज्या R1 R2 मान ली। ANG की वैल्यू दे रखी है 3/2, सॉल्व करके समीकरण नंबर 1 बना के यहाँ तक छोड़ दिया, और FA भी गिवन था 1/20 मतलब 20 जो है। मैं अब पानी में बात कर रहे हैं। अब देखो जैसे ही मैं इसको पानी में डुबो दूंगा लेंस को, तो अब यहाँ पे कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो गड़बड़ी कर देते हैं, वो इसको ANW रख देंगे, जबकि यहाँ पे ANW नहीं WNG रखा जाएगा। ऐसा क्यों है? देखो एक अगर बेसिक बात बोलूँ, अगर आपको ज़्यादा कोई टेंशन नहीं लेनी अभी, तो आप लोगों को इतना समझ लेना, आप जिस भी अपर्तनांक वाले द्रव में या कहीं पे भी डुबो रहे हो उस लेंस को, आपको उससे डिवाइड कर देना है, उसके अपर्तनांक से। कांच के अपर्तनांक को, जैसे कांच का अपर्तनांक यहाँ ये था, उससे भाग लगा दो, जिसमें भी डुबो रहे, जैसे यहाँ से 4/3 वाले अपर्तनांक में डुबो रहे हैं, भाग लगा दिया हम। लेकिन इसके पीछे का जो रीज़न ये है कि जैसे ही आप किसी भी लेंस को कांच में डुबोगे, तो अब जो प्रकाश है आपका, अब वो आप लोगों का प्रकाश पहले किस में जाएगा, खुद बताओ आप लोग, ठीक है। अब आप माध्यम जो कन्वर्ट हो चुका है वो क्या हो चुका है, माध्यम वो चारों तरफ जो है वो कांच के चारों तरफ पानी आ चुका है। तो अब कांच को जो अपने चारों तरफ माध्यम दिख रहा है वो वायु नहीं दिख रही, बल्कि क्या दिख रहा है, पानी। तो इसलिए अब हम किसका अपर्तनांक निकाल तो अभी कांच का ही रहे हैं, लेकिन किसके सापेक्ष, पानी के सापेक्ष। आ रही है बात समझ में, ठीक है। एक बार फिर समझ लो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैं एक बार इसको कलर चेंज करके दिखाता हूँ। देखो जब वायु की बात हो रही थी, ठीक है, जब वायु की बात हो रही है तो अपने नॉर्मल ये जो अपना उत्तल लेंस है वो ऐसे का ऐसे ही, द्वितल लेंस जो भी लेंस है ये, इसकी फोकस दूरी कितनी है 20 सेंटीमीटर। लेकिन जैसे ही अब मैंने इसे पानी में डुबो दिया, ठीक है, पानी में डुबो दूंगा तो इसके लिए माध्यम अब कन्वर्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अब पानी हो जाएगा, इधर उधर पानी है सब जगह, तो ये पानी वाला माध्यम हो गया ना। तो अब जब इस कांच की फोकस दूरी निकाली जाएगी या इसका अपवर्तनांक देखा जाएगा, तो इसके चारों तरफ तो पानी पानी है सिर्फ, ठीक है। तो पानी के सापेक्ष निकाला जाएगा ना, W, मैंने बोला जिसके सापेक्ष निकालते हैं वो नीचे रखते हैं और जिसका निकालते हैं वो ऊपर, तो WNG। अब WNG का मतलब हो गया नीचे पानी का अपवर्तनांक, जो कि क्या है ANW, और जिसका निकाल रहे हो वो ANG ऊपर की तरफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा जो मैंने बोला। बाकी मैंने आप लोगों को एक चीज़ और बोली है कि हमेशा ऐसे सवालों में दिमाग में एक चीज़ रख लो कि जिस भी अपवर्तनांक वाले पानी में डुबो रहे हो बस उससे डिवाइड कर दो, जैसे यहाँ मैंने इससे डिवाइड कर दिया, ठीक है। वैल्यू लगा देंगे ANG की 3/2, ANW की 4/3 और माइनस ये, देखो त्रिज्या वही रहेगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि लेंस अंदर जाके छोटा हो जाएगा या बड़ा हो जाएगा, तो त्रिज्या वही है R1 R2। सॉल्व करते करते आके समीकरण 2 बनाएंगे और टारगेट अभी भी ये FW निकालना है। जैसे ही लास्ट में आके क्या कर दूंगा, इसको समीकरण 1 को 2 से भाग कर दूंगा। देखो समीकरण 1 अपनी ये थी, ये वाली, समीकरण 2 ये है, भाग कर दूंगा तो 1/20 और डिवाइडेड बाय 1/FW। और यहाँ पे R1 - R2 से देखो ये दोनों कट जाएंगे, अगर ध्यान से देख रहे हो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए कि सेम है दोनों, ठीक है। अरे ये देखो, हाँ कैंसिल आउट हो गए। तो यहाँ पे जैसे ये कैंसिल आउट होंगे बचेगा मात्र यहाँ 0.5 और इधर बचेगा 0.111, ठीक है, जिसको मैं यहाँ पे 0.11 रख के कर रहा हूँ, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। सॉल्व करूँगा, सॉल्व करने के बाद फिर से अपना आंसर 90.909 सेंटीमीटर आएगा। तो ये आप लोगों का फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए हमारी वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे, जो कि क्वेश्चन 8 तक थे और सभी अच्छे इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करना, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट बात है, मैं आप लोगों को पहले बताना चाहता हूँ ये, ठीक है, मतलब पहले तो नहीं बता रहा, एंडिंग में बता रहा हूँ वीडियो के। अभी मेरे जो एग्ज़ाम है वो 27 को है एग्ज़ाम, 27 से लेके, ठीक है, मेरे जो एग्ज़ाम है वो 3 तक है थोड़े,
और एक दिन की छुट्टी पे है, तो शायद अभी 27 से लेके 3 तक के लिए या 2 तारीख तक आपकी वीडियो नहीं आ पाएगी चैनल पे कोई भी, ठीक है। उसके बाद फटाफट से मैं 3 तारीख से आपकी फटाफट वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो ऐसे स्टूडेंट जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो मुझे बार बार कह रहे हैं कि सर आप इन न्यूमेरिकल को इंग्लिश में कन्वर्ट करा दो। तो देखो, जैसे ही मेरे 3 तारीख के बाद एग्ज़ाम होंगे, मैं पूरी कोशिश करूँगा ये जो भी वीडियो मैं अभी हिंदी में बना रहा हूँ ये सारे न्यूमेरिकल मैं इंग्लिश में कन्वर्ट करवा दूँ आप लोगों को, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा आपको सपोर्ट करना पड़ेगा और थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, यानी कि आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे भी एग्ज़ाम है। जैसे ही ये 3 तारीख एग्ज़ाम हो जाएंगे मैं फटाफट कोशिश करूँगा आपकी इंग्लिश में कन्वर्ट करने की। अभी आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को देखो, ठीक है, डाउनलोड करो इंग्लिश में, और मैं आपको बता ही रहा हूँ तो आप समझ जाओगे उनको कैसे सॉल्व करना है। क्योंकि न्यूमेरिकल में देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती है न्यूमेरिकल में एकदम समझ में आती हैं, तो आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो बस कुछ नहीं है, इन वीडियो को ढंग से देखना है और लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।